बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली एक साल के मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है और इसकी तस्दीक की है पाकिस्तान के हाई लेवल ऑफिशियल ने। वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार हैं रज़ा हयात हिराज। क्या उनकी तरफ से तफसीलात शेयर की गई, आपके साथ शेयर करते हैं। फिर कुछ ईरान का फॉलोअप, हमला फिलहाल टल गया है, रुका नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, खदशात या ख़तरा टला नहीं है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अरब ममालिक की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी और उनकी रिक्वेस्ट पर अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी के लिए इस हमले को रोका गया है। लेकिन खबरें कुछ और भी हैं। खबरें ये भी हैं कि नेतन्याहू ने भी एक रिक्वेस्ट की थी और ये खेल माजी में भी खेला जाता रहा है। इस बार क्या हुआ है, मामला क्या है, कुछ और सबूत भी ईरान की तरफ से दुनिया के सामने रखे गए हैं उन जासूसों के जिनकी वजह से अमन को तबाह किया गया है, इंस्टॉलेशन को और अहम सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है, मसाजिद को, मदरसों को आग लगाई गई है, जज्बात, मजहबी जज्बात को उजागर किया गया है, उनको मजरूह किया गया है। उसके कुछ नाकाबिल तरदीद सबूत भी ईरान की तरफ से पेश किए जा रहे हैं और फिर खबर आपको देंगे कि किस तरह से भारत के अंदर शाइनिंग इंडिया का जो झूठा दावा था उसे बेनकाब किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। वो क्या दावा कर रहे हैं आपके साथ शेयर कर देंगे। फिर आपको बताएंगे कि आसिया इंदिराबी है नाज़रीन, हुर्रियत रहनुमा, और उनको अब खुद साख्ता जो एक खोखला इंसाफ फराहम करने की नाकाम भारतीय अदालतों ने कोशिश की थी, वो उसका भांडा उस वक्त फूटा है जब उन्हें कुछ इल्ज़ामात में सज़ाओं का सामना या मुजरिम करार दिया गया है। साथ में दहशतगर्दी की जो दफात थी वो खारिज कर दी गई हैं। इसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लास्टली आपको बताएंगे कि भारतीयों ने बड़ी ही तगदों के बाद, बड़ी ही कोशिशों के बाद अंधभक्तों ने एक मेडिकल कॉलेज को बंद करवा दिया है, क्योंकि उनको तकलीफ ये थी कि 50 में से जो पहला बैच था उस मेडिकल कॉलेज का, उसमें कुल जो कोटा था वो 50 सीटें थी, उसमें से 42 से 44 जो सीटें थी वो मुसलमान ले गए। तो अब उनको चाहिए कि भारत भर में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सबको ताले लगवा दीजिए, उन सबको गिरा दीजिए, उन सबको बंद करवा दीजिए, क्योंकि अगर उनमें भी मुसलमानों ने ज़्यादा एडमिशन ले लिए या उनकी सिलेक्शन ज़्यादा हो गई क्योंकि वो काबिल ज़्यादा हैं, तो फिर आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो ये जो सोच है गोबर भक्तों की, ये इनको खुद नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। इनको किसी दुश्मन की या किसी एनिमी की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार नहीं, कई बार ये साबित कर चुके हैं और हमें सलाम पेश करना चाहिए अपने उन रहनुमाओं को जिनकी तगोदो, जिनकी मेहनत, जिनकी दूरअंदेशी, जिनके विजन की बदौलत आज हम पाकिस्तान में आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। तो सलाम है कायदे आज़म को, सलाम है अल्लामा इकबाल को और तमाम उन लीडरान को जिनकी काविशों से दो कौमी नज़रिया वजूद में आया और पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। तो कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर बॉर्डर 2 आपको पता है आ रही है, सनी देओल उसके अंदर चिंगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चीखते हुए, गला फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बाज़ लोगों का तो ये भी खदशा है कि कहीं अपने फेफड़े जो हैं वो उनको नुकसान ना पहुंचा लें इतना चीख चिल्ला के, क्योंकि बॉलीवुड ही तो वाहिद मकाम है या वो वाहिद मैदान जंग है जहाँ पे भारत ने अपने आप को जीता हुआ दिखाना होता है। तो अब बड़ी लानतान हो रही है कि जी आपने बीएसएफ के जवानों को मिलिट्री परेड पे लगाया हुआ है बॉलीवुड की एक फिल्म लॉन्चिंग के दौरान, और जो आर्टिस्ट हैं, जो स्टार्स हैं, वो आरामदेह जीपों के अंदर बैठ कर आ रहे हैं। जो बीएसएफ के फोर्सेस के जवान हैं वो वहाँ पर परेड करते फिर रहे हैं और उल्टी सीधी जो परेड है उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। तो ये क्या मामला है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं एक एक करके। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर है वो बहुत ही शानदार है। पाकिस्तान, टर्की ने सऊदी अरब मुआहिदा वो तैयार हो चुका है, तस्दीक इसकी की गई है पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन एक साल के मुज़ाकरात के बाद फाइनली दिफाई मुआहिदे का मुसवदा हो चुका है तैयार। और ये मुआहिदा जो है गुज़श्ता बरस पाकिस्तान, सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले सिक्योरिटी मुआहिदे से वो कहते हैं अलग है। जो मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये मौजूदा मुआहिदा उससे मुख्तलिफ होगा। ये अब हतमी तौर पे तो तभी पता लगेगा जब ये मंजर-ए-आम पर आएगा, जब इसके ऊपर साइन हो जाएंगे। लेकिन रज़ा हयात हिराज की तरफ से इस बयान में एक ऐसी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे वक्त में बयान सामने आया है जब जुमेरात को तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो हैं खाकान फिदान, उन्होंने इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मुमकिन दिफाई मुआहिदे पर बातचीत जारी है, लेकिन इस मामले पर अभी कोई समझौता फाइनली हतमी शक्ल तय नहीं पा सका।
इस सवाल के जवाब पर कि क्या कोई इत्तेहाद हो सकता है, इस पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ममालिक अगर एक दूसरे पर यकीन रखें तो वसीतर इलाकाई मसाइल को हल किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया था और उन्होंने किसी किस्म की तरदीद नहीं की, लेकिन यकीनी तौर पर ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं और वक्त से पहले अगर इनको अनाउंस कर दिया जाए तो उसका दुश्मन फ़ायदा उठाता है। बहरहाल उनका ये कहना था कि सदर उर्दवान की ये सोच है कि एक वसी और जामे प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी जाए। और रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए रज़ा हयात हिराज का कहना था कि इस मुआहदे का मुसवदा तैयार कर लिया गया है और इसके नफाज के लिए तीनों ममालिक की जानिब से हतमी मंजूरी अब दरकार है। अब तीनों ममालिक की तरफ से गो हेड दिया जाना है। मुसवदे पर 1 साल से काम जारी था और अब इसको फाइनलाइज तकरीबन कर लिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा जिसका ऐलान खलीजी खित्ते में कशीदगी के दरमियान किया गया, बहुत से सवालात को जन्म देता है, खासतौर पर इसकी मुमकिना जोहरी अज्जा के बारे में, क्योंकि इस्लामाबाद के पास जोहरी हथियार मौजूद हैं। तो इन तीनों ममालिक में से पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है, जोहरी सलाहियत है और इसलिए पाकिस्तान जो है सोच विचार के साथ हर चीज़ को भांपते हुए उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे, इसको यकीनी बनाया जाएगा। साथ में नाज़रीन बैनुल-अक़वामी मीडिया में चंद रोज़ से ये इतलात भी गर्दिश कर रही थी कि शायद तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़श्ता बरस होने वाले दिफाई मुआहदे में शामिल होना चाहता है, लेकिन रज़ा हयात हिराज की तरफ से इन तमाम सवालों या कन्फ्यूजन का जवाब दे दिया गया है रॉयटर्स के दिए गए अपने इंटरव्यू के अंदर। अब आते नाज़रीन ईरान के मामले की तरफ। एक तो ताज़ा विजुअल्स कुछ शेयर किए गए हैं जिसमें किस तरह से तखरीबकार जो कि तरबियत याफ्ता हैं, मोसाद के एजेंट्स हैं, CIA के इसमें एजेंट्स हैं, इसमें कुछ अफ़गानियों को निचली सतह पर इस्तेमाल किया गया, कुछ इंडियंस भी पकड़े गए हैं पेट्रोल बम फेंकते हुए। और ये आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये सबूत है कि ईरान की आवाम इन मुजाहरों के अंदर तखरीबकारी के अंदर शामिल नहीं थी। हाँ, ईरान की आवाम को ये शदीद इख्तलाफ ज़रूर था कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, पैसा डिवैल्यू हो चुका है, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हुकूमती इक़दाम होने की ज़रूरत है, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात थे, उसके लिए पुरअमन मुज़ाहरे भी किए जा रहे थे, लेकिन 10 दिन के बाद इन मुज़ाहरों को हाईजैक किया गया इन एजेंट्स के साथ। इन एजेंट्स ने उनको हाईजैक किया और इनको पुरतशद्दुद बनाया ताकि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब मिल सके। और अब जब इनकी गिरफ्तारियों के बाद इनकी फांसियों की बात होती है तो फिर वो बड़ा चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अपने मुल्क के अंदर ये आइस एजेंट्स के जरिए ज़िदोकोब करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और वहाँ पर एक के बाद एक रियासती दहशतगर्दी और जो ज़्यादतियाँ हैं वो उसकी नई तारीखें रकम की जा रही हैं। और इनको तकलीफ होती है तब जब ईरान के अंदर मुजाहिरीन के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है और वो मुजाहिरीन में से अक्सर जो बड़ी तादाद है वो जासूसों की है जिनके खिलाफ ये सारे इक़दाम होने। बहरहाल अभी फांसियां तो रोक दी गई हैं, लेकिन साथ में जो इनके खिलाफ ट्रायल्स हैं वो चलाए जाएंगे और उन्हें करारवा की सजा भी दी जाएगी। अच्छा, अब हुआ क्या है, ये हमला रुका किस तरह से? एक तो हफ्तमी तौर पे आप नहीं कह सकते कि हमला रुक गया है, क्योंकि अमेरिका माजी में भी ऐसी 2 नंबरियां करता रहा है और कहता कुछ और रहा है, करता कुछ और रहा है। इस बार भी इस चीज़ के खदशात मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि एक रोज़ पहले नेतन्याहू की तरफ से यह दरख्वास्त की गई है। तो नाज़रीन, नेतन्याहू की अमेरिका को रोकने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि इनको अपने जान जो है वो बहुत प्यारी है और उनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं होगी और मुमकिन तौर पे जो ईरान का रद्द-ए-अमल है उससे बचने के लिए वो मजीद वक्त चाहते हैं कि हम अपने शेल्टर्स को तैयार कर लें, अपने लोगों को महफूज मकामात पे जो अहम टारगेट्स हैं उनको महफूज मकामात पे पहुंचा दिया जाए। और दूसरी रीज़न जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि धोखे में रखा जाए ईरानी लीडरशिप को, जिनके खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं। वो चौकन्ना ना हो जाए, बल्कि उनको ईजी करने के लिए वो चाहते हैं कि हम ये अभी इसको खींचा जाए, इसको प्रोलॉन्ग किया जाए और हतमी वक्त ना बताया जाए, अचानक धावा बोला जाए ताकि अपने टारगेट्स को अचीव किया जा सके। तो मुमकिन तौर पे 2 रीजंस हो सकती हैं, लेकिन ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आ रही है वो आपके साथ शेयर किए देते हैं। सदर ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ईरान से मुतल्लिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले रखे हुए हैं और ये बयान सामने आया है तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की तरफ से। प्रेस ब्रीफिंग में उनकी तरफ से कहा गया है कि सदर ट्रंप ईरान की सूरत-ए-हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। ट्रंप और उनकी टीम ने मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया है और उन्होंने दावा भी किया है कि ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई है। इक्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। याद रहे कि बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया था कि अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले का फैसला तब्दील कर लिया है और ये तब्दीली खलीजी ममालिक यानी कि अरब ममालिक की दरख्वास्त के बाद या सिफारती कोशिशों के बाद अमल में लाई गई है। और वो जो खबर मैं आपको दे रहा था कि नेतन्याहू की तरफ से रोका गया, ये अमेरिकी अखबार का दावा है जिसके मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, जिसमें बुध के रोज़ ट्रंप से बात की नेतन्याहू ने और इसी रोज़ अमेरिकी सदर ने
बयान भी दिया कि उन्हें दूसरी जानिब से इंतहाई अहम ज़राए से मालूमात मिली हैं जिनके मुताबिक ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतें रुक गई हैं और मुजाहिरीन की सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। साथ में यह भी कहा गया कि गुज़श्ता साल जून में भी सदर ट्रंप ने इसी नौयत का मुबहिम इशारा दिया था, जिसकी मैं भी बात कर रहा था कि उस वक्त वो ईरान पर हमले का फैसला तकरीबन कर चुके थे। मीडिया को उन्होंने कहा कि जी हम 2 हफ्ते का वक्त देते हैं और उसके चंद ही घंटों के बाद इन्होंने ईरान पर हमला कर दिया था। अपने B-2 बॉम्बर्स को भी ये रवाना कर चुके थे। साथ ही एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि सदर ट्रंप ने फौजी कमांडर्स की जानिब से पेश करदा फौजी ऑप्शंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया, यानी कि खतरा अभी तक टला नहीं है। इस बात का इजहार उनके ऑफिशियल्स की तरफ से भी किया जा रहा है और हमले का फैसला इस बात पर मुनहसर होगा कि ईरानी सिक्योरिटी इदारे मुल्क गिर एहतजाज के मामले पर आगे क्या कदम उठाते हैं। साथ में व्हाइट हाउस ने तबसरा करने से इनकार कर दिया है, जबकि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से भी फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। तो ये चीज़ों को मुहिम में रखना चाहते हैं, ये भी स्ट्रेटजी है और इसी के तहत ये सब किया जा रहा है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हमने आपको बताया पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के दरमियान होने वाले मुआहिदे के बारे में। भारत के अंदर क्या हो रहा है ज़रा वो भी सुन लीजिए। एक तो उनकी नाम निहाद जो इंसाफ देने वाली अदालतें हैं, उनकी तरफ से इंसाफ का गला घोंटा गया है। किस तरह से ज़रा सुन लीजिए। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा आसिया अंद्राबी को दहशतगर्दों की माली मुआवनत और दहशतगर्द तंजीम की रुकनियत के इल्जामात से तो बरी किया है, मगर साथ में अदालत का फैसला जो है वो ये है कि साजिश और हिमायत के इल्जामात में उन्हें मुजरिम ठहराया गया है, जिस पर अदालत का फैसला तकरीर, इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया मवाद पर मबनी था और यकीनी तौर पर ऐसे ही फैसले की तवक्को की जा रही थी, क्योंकि ये खौफजदा हैं उन ख़वातीन से, उन मर्दों से, उन लीडरान से जो कि आज़ादी की तहरीक को लीड करते हैं और ये नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की जो तहरीक है वो जोर पकड़े, जो साल से इन्होंने जराइम या जुल्म का बाजार कश्मीर के अंदर गर्म कर रखा है। ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन की तरह कश्मीर में भी कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो और जो आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को या तो दबा दिया जाए या उसका गला काट दिया जाए। तो आसिया अंद्राबी ख़वातीन की तंजीम दुख्तरान मिल्लत की बानी भी है। उन्हें अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था, तकरीबन 8 साल से हिरासत में है, लेकिन अब भी इनकी जो अदालतें हैं वो उनसे खौफजदा हैं। तो आसिया अंद्राबी ख़वातीन की तंजीम को लीड कर रही हैं। अच्छा नाज़रीन, मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जिसमें सेक्शन 20 है, सेक्शन 17 है, 121 है। इसके अंदर इनको बरी किया गया है, जिसके अंदर दहशतगर्द तंजीम की रुकनियत शामिल होना, दहशतगर्दी की माली मुआवनत करना या हिरासत के ख़िलाफ़ जंग करना, इन तमाम जो दफ़ात थी उनमें इनको बरी किया गया है। जबकि जो सेक्शन 18 है, 39 है, 121A है, 120B है, 153A है, 153B है, 505 है, इसके तहत कौमी इत्तेहाद के खिलाफ बयानात देने पर मुजरिम ठहराया गया है। तो अब इस पर रद्दमल आएगा। जब रद्दमल आता है तो फिर इनको तकलीफ होती है कि जी ये जो जहाद करने वाले हैं ये इतना क्यों एहतजाज कर रहे हैं या ये क्यों हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब आप उनके लीडरान को खिलाफ कानून 10-10 साल तक मुकदमात में घसीटेंगे और फिर उनको सज़ाएं भी देंगे बगैर किसी सबूत के, तो फिर उसका रद्दमल तो आएगा, फिर उसको पे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन शाइनिंग इंडिया का जो एक खुद साख्ता भरम था वो किस तरह से बेनकाब किया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, वो भी ज़रा सुन लीजिए। अच्छा, ये इंडिया राइजिंग बयानिए का पोल खोला गया है। भारत की माशी बरतरी का दावा हकीकत से बहुत दूर है और मोदी माशी इस्लाहात नाफिज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त तिजारती टैरिफ के बाद भारत में माशी इस्लाहात की नई बहस ने जन्म लिया है और नई दिल्ली ने जो इकदाम किए हैं उसे नाकाफ़ी करार दिया जा रहा है। और तज़िये में जोर दिया गया है कि भारत को हकीकी माशी तरक्की के लिए ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त को कम करना होगा, ज़मीन के हसूल को आसान बनाना होगा, ज़रूरी शोबे में मंडी की ताकतों को आज़ाद कराना होगा, ईंधन और खाद पर भारी सब्सिडीज़ को कम करना होगा, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों को निजकारी करना होगी और महज जुज़वी तरामीम से मईशत को दरपेश गहरे मसाइल हल नहीं किए जा सकते। और भारत में मसला यह है कि हुकूमत पॉलिसी बनाते वक्त तनकीद को नज़रअंदाज करती है और सिर्फ बहरान की सूरत में महदूद इस्लाहात की जाती हैं, जिनसे GST और लेबर कवानीन इसकी वाज़ेह मिसालें बताई गई, जहाँ इस्लाहात एक दहाई की ताख़ीर से की गई और वो भी नाकाफ़ी साबित हुई। तो तमाम तर जो इक़दाम हैं मोदी जी के वो उनके मुंह पर लपेट के मारे गए हैं अमेरिका की तरफ से, जिसके साथ अरबों डॉलर्स की ट्रेड हुआ करती थी और अब वहाँ पर भारत में कारखाने बंद हो रहे हैं। आगे वाले आने वाले ऑर्डर्स वहाँ पर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और इस सब का जिम्मेदार एक शख्स है, नरेंद्र मोदी और उसकी प्रोपेगेंडे, झूठ और नफरत पर मबनी सोच और पॉलिसी, जिसको अब पूरी दुनिया समझ चुकी है। और इसी वजह से सबकी तरफ से, लगभग पूरी दुनिया की तरफ से नो एंट्री के साइन बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं भारतीयों के लिए।
लेकिन नाज़रीन एक और भी मसला है, सिर्फ इनको तकलीफ मुसलमानों से नहीं है, तमाम अक़लियतों से है, लेकिन मुसलमानों से कुछ खुसूसी लगाव इसलिए है कि वो इनकी जो असलियत है वो दिखाते भी हैं। और अब इनको तकलीफ ये है कि मुसलमान ज़्यादा क्यों आ गए हैं एक मेडिकल कॉलेज में। बड़ी ही मेहनत के साथ मेडिकल कॉलेज को खुलवाया नहीं बल्कि इन अंधभक्तों ने बंद करवाया है। यह खबर हम आपको पहले भी दे चुके थे, लेकिन अब पूरी दुनिया में इसको ऊपर रिपोर्ट हो रहा है, लानत मलामत हो रही है। और इस पर रवीश कुमार क्या कहते हैं, ज़रा वो भी सुनिए। जिस देश में डॉक्टर नहीं, ढंग के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं, अस्पताल नहीं, उस देश में एक कॉलेज का पहला बैच इसलिए बंद करवा दिया गया क्योंकि 50 में से 44 छात्र मुस्लिम। अगर आप हंसना चाहते हैं तो हंस लीजिए, लेकिन थोड़ा रोना मुनासिब रहेगा। काफी मेहनत लगी है एमबीबीएस का कोर्स बंद कराने में। 60 संगठन साथ आए। आधार क्या था? विरोध तो इसी को लेकर शुरू हुआ कि वहाँ पहले ही बैच में जब एडमिशन हुए तो हिंदू छात्रों से ज्यादा मुस्लिम छात्र कैसे आ गए। यह राजनीति भारत को यहाँ तक ले आई। अगर सारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे तो एक भी मुसलमान डॉक्टर नहीं बन पाएगा। नफरत की सोच आपको कहीं भी ले जा सकती है। जब यहाँ तक ले जा सकती है तो एक दिन वहाँ भी ले जाएगी। तो नाज़रीन, जितने भी देश के इनके मेडिकल कॉलेज हैं उन सबको ताला लगाना चाहिए, क्योंकि अगर सबको ताला लग जाएगा तो फिर एक भी मुसलमान डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ये मशवरा बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन उस माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है, उस जहनी पस्ती, उस जहनी बीमारी को समझने की ज़रूरत है जिस वक्त जो कि इस वक्त अंधभक्तों पर छा चुकी है, तारी हो चुकी है और वो उसका शिकार हो चुके हैं। और ऐसे अंधभक्तों को किसी दुश्मन की ज़रूरत तो नहीं है। हमें अपनी एनर्जीज़ या हमें अपनी तवानाइयाँ इन पर ज़ाया करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये किस तरह के नमूने, किस तरह के एडवेंचर्स कर रहे हैं अपने ही मुल्क में, उसके ऊपर बड़ी लानत मलामत हो रही है। बॉर्डर 2 एक मूवी इन्होंने बनाई है और उसकी तशहीर के लिए उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी जो थी उसके ऊपर गाड़ियों के ऊपर बराजमान है अनु मलिक, सोनू निगम या जो भी उनके सिंगर्स थे, साथ में सनी देओल हैं। और हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर बराजमान होके चौड़े होके जो स्टार्स हैं बॉलीवुड के वो तो बैठे हुए हैं लेकिन धक्के खा रहे हैं, परेड्स कर रहे हैं बीएसएफ के जवान, जिसके ऊपर बड़ी लानत मलामत भी हो रही है कि आप क्या चाहते हैं। आप जंग के मैदान में तो मार खाते हैं, पिटाई होती है आपकी, जिल्लत आमेज़ आपको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। राफेल गिरने की सूरत में, S-400 के तबाह होने की सूरत में पूरी दुनिया से जंगसाई होती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो 60 से ज़्यादा बार आपको जनाटेदार थप्पड़ रसीद करते हैं, बार बार याद दिलाते हुए। मोदी जी रास्ता बदल लेते हैं जहाँ पर ट्रंप ने आना हो। और इस तरह के मनासिर जब देखे जाते हैं जहाँ पे फ़ौज की तजलील हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तजलील हो रही है और बॉलीवुड के स्टार्स को हीरो बना के गाड़ियों में बिठा के लाया जा रहा है। और वैसे बनता भी यही है, क्योंकि यही तो वो स्टार्स हैं जिनकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत लाज बची हुई है बॉलीवुड के मैदान में, जहाँ पे आप खुद को जीता हुआ दिखाते हैं तो इतनी इज्जत तो बनती है। ज़रा देखिए हो क्या रहा है। Ladies and gentlemen, Sunny Deol, Farouk Khan, and Ahan Shaki. हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर भूषण कुमार, give it up for Nidhi Datta and of course the legendary singer Sonu Nigam. तो नाज़रीन ये हालात हैं और ऐसे दुश्मनों को अपने ही धुन में मगन रहने देते हैं हम, और हमें कतन इनके बारे में ना तो सोचने की ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। ये खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। लास्टली आपको एक अच्छी खबर देते हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान ट्रंप फैमिली की क्रिप्टो कंपनी शराकतदार बन गई है। पाकिस्तान ने ट्रंप ख़ानदान की क्रिप्टो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिससे मुंसलिक इदारे के साथ एक मुआहिदा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे वहाँ पर, वज़ीर ख़जाना भी थे, दीरहम शख्सियात भी थी। मुआहिदे का मकसद USD1 स्टेबल कॉइन
लाइन को बैन अवी अदायगियों क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने के इम्कान देखना है। और ये मुआहिदा पाकिस्तान वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी और FC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के दरमियान हुआ है और FC फाइनेंशियल को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल बताया गया है। ये एफिलिएट मुल्का इदारा है जो कि मुआहिदे के तहत डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स पर तकनीकी ताउन और मुशावरत को मज़ीद जदीद बनाएगा, मौसर बनाएगा। और इसके वर्ल्ड लिबर्टी के जो CEO हैं वो ज़िक विटकॉफ, वो अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बेटे भी हैं। पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया और मुआहिदे पर दस्तखत के वक्त वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब, तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में आला हुकूमती और सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत करके इसकी जो मोहर इसके ऊपर सब्त की है, इस बात की यकीन दहानी है कि पाकिस्तान कितना संजीदा अपनी मईशत की बेहतरी के लिए और अमेरिका की एक अहम कंपनी का इत्तेहाद ताउन जो है इसको मज़ीद मजबूत बनाएगा, मज़ीद फ़ायदेमंद इसके लिए साबित होगा। तो हमारी बेस्ट विशेज़ है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, उसके लिए की जाने वाली, उसकी मजबूती और बेहतरी के लिए की जाने वाली कोशिशों के हवाले से। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।